अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है वर्ड फैमिलीज। यानी यहाँ पे बात है कि लफ्ज़ों की फैमिलीज। तो पता ये चला कि सिर्फ इंसानों की ही फैमिलीज नहीं होती, सिर्फ हमारे ही खानदान नहीं होते, ठीक है, लफ्ज़ों के भी खानदान होते हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? या इट इज़। अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो पूरा लेक्चर लाजमी सुनिएगा, ताकि आपको ये वर्ड फैमिलीज का कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छे से समझ आ जाए और आप इसे अच्छे से यूज़ भी कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले ये वर्ड फैमिलीज होता क्या है, किस बला का नाम है ये, चलें देखते हैं। वर्ड फैमिलीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली बात ये होगी कि ये ग्रुप्स हैं, वर्ड्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है, डेट शेयर अ कॉमन बेस, जिसमें एक बेस सेम हो, ठीक है, और रूट ऑफन कॉल्ड द रूट वर्ड। यानी यहाँ पे एक वर्ड जो है, एक बेस जो है वो सेम होती है, ठीक है, उसकी बेस पे हम कहते हैं कि वो उसका रूट वर्ड है। मैं आपको पहले यहाँ पे जल्दी से दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि वो बेस सेम होने का क्या मतलब है, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़, जैसे ये देखो यहाँ पे ये जो जेक्ट लिखा हुआ है ना, JECT, ये क्या है, एक बेस है, ये रूट वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो इजेक्ट, इंजेक्ट, प्रोजेक्ट, रिजेक्ट, ट्रैजेक्टरी, तो ये हो गए उसके बाकी वर्ड्स। तो हमारे पास अब आपको ये समझ आ गई ना कि ये वर्ड फैमिली में रूट वर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसकी बेस सेम होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बेस सेम होती है, और बाकी उसमें कुछ का सुफिक्सेस ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ में प्रीफिक्सेस ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। समझ आ गई आपको इस चीज़ की? आई होप कि आ गई होगी। नेक्स्ट, दीज वर्ड्स आर रिलेटेड इन मीनिंग एंड स्ट्रक्चर। ये वर्ड्स आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये आपस में मीनिंग में रिलेट कर रहे होते हैं, यानी तकरीबन तकरीबन एक जैसा मतलब दे रहे होते हैं, ठीक है। और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। स्ट्रक्चर तो इस वे में हम कह सकते हैं ना कि उनका रूट वर्ड जो सेम हुआ, उनकी बेस सेम होगी। दो लफ्ज़ जो है, दो लेटर पहले ऐड कर दो या दो लेटर बाद में ऐड कर दो, तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमें सेम ही लगेगा। फाइन, विथ स्लाइट वेरिएशंस, मतलब छोटी बहुत जो स्लाइड है ना, वो थोड़ी सी वो वेरिएशन होंगी, चेंजेस होंगी, डेट अलाउ फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस और फॉर्म्स। मतलब उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि एक जो वर्ड है उसके वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो आ जाता है, कि यानी अगर वो नाउन था तो वो वर्ब में हो सकता है, वर्ब बन सकता है, ठीक है, एडवर्ब हो सकता है। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। उसके बाद टेंसेस, टेंसेस में मतलब एक प्रेजेंट में था, दूसरा फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं। तो ये किसकी हम बात करें? वर्ड फैमिलीज की। नेक्स्ट पॉइंट इज, बाय एग्जामिनिंग वर्ड फैमिलीज, वर्ड फैमिलीज को एग्जामिन करने से क्या होगा, वी कैन अनकवर द कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स। हम लफ्ज़ों के दरमियान में जो कनेक्शन है ना, जो एक लिंक है, उसे अनकवर कर पाएंगे, ठीक है, एंड अनरवल देयर मीनिंग्स, मेकिंग इट ईजियर टू लर्न न्यू वोकेबलरी एंड यूज इट इफेक्टिवली। इससे क्या होगा कि एक तो हम उनके कनेक्शन को अनकवर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें उसका मीनिंग पता चल जाएगा, ठीक है। तो मीनिंग पता चल जाएगा, तो ये क्या हुआ कि ये एक बेहतरीन वे है अपनी वोकेबलरी को इन्हांस करने का, ठीक है, और उसे इफेक्टिवली यूज़ करने का, ठीक है। कि हम अगर मतलब फॉर एग्जांपल हम एक रूट वर्ड को याद कर लें और उससे हमें कोई भी उससे मिलता जुलता अगर लफ्ज़ आए तो उसी सेंस में ही उसका मीनिंग होगा ना, ठीक है। तो ये इसलिए वोकेबलरी बिल्डिंग में बहुत ही हेल्पफुल है। खैर नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? टाइप ऑफ वर्ड फैमिलीज, यानी टाइप्स, जो वर्ड फैमिलीज हैं उनके अब कुछ किस्में भी हैं, ठीक है। मतलब सारे खानदान एक जैसे तो नहीं होते ना, जाहिर है, फिर उनमें कुछ फ़र्क भी तो होता है। तो ये वही फ़र्क है यहाँ पे भी। टाइप्स ऑफ वर्ड फैमिलीज, द वेरी फर्स्ट टाइप इज नाउन टू वर्ब, यानी पहले नाउन होगा और उससे वर्ब बनेगा। ये तो हमें नाम से पता चल रहा है, अब इसको देखते हैं ये वाकई है क्या। इन दिस टाइप अ नाउन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वर्ब, यानी जो नाउन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वर्ब में बाय एडिंग अ सुफिक्स। सुफिक्स का मतलब होता है बाद में आने वाला, ठीक है। यानी अगर कोई वर्ड है उसके जो बाद में अगर कोई लेटर हम ऐड करते हैं तो वो उसका सुफिक्स होगा। तो नाउन से वर्ब में जाने के लिए हम हमेशा सुफिक्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास नाउन है पेंट, यानी रंगना, ठीक है, या रंग कह लो, ठीक है, बिकम्स पेंट बाय एडिंग द सुफिक्स ing। अगर हम इसमें ing लगा दें और वो बन जाए पेंटिंग, मतलब वो क्या कर रहा है, तो वो बन गया वर्ब। और हमने इसमें क्या ऐड किया, हमने इसमें सुफिक्स ऐड किया, और हमारा सुफिक्स यहाँ पे क्या था, ing। गॉट इट? नाउन से वर्ब में जाने के लिए हमेशा हम सुफिक्स ऐड करेंगे,
फाइन, समझ आ गई इस चीज़ की। ओके, नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, वर्ब टू नाउन। अब हमें अगर वर्ब से नाउन की तरफ आना पड़े तो क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग। Here, a verb is converted into noun by changing the ending or adding a suffix. दो फॉर्म्स है, या तो हमें एंडिंग को चेंज करना पड़ेगा या फिर हम इसमें भी सुफिक्स ही ऐड करेंगे। ठीक है, यानी अगर हमने नाउन से वर्ब में जाना है तब भी सुफिक्स ऐड किया, और अगर वर्ब से नाउन में जाना है तब भी सुफिक्स ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस जो होते हैं ना, इसका मतलब भी होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मिसाल के तौर पर रन, भागना ना, तो ये तो हमारे पास हो गया वर्ब। तो इसमें अगर हम सुफिक्स ऐड कर दें ER तो ये क्या बन जाएगा? रनर। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा? भागने वाला, यानी नाउन की बात हो रही है। गॉट इट? तो ये हमने दो टाइप्स पढ़ ली, नाउन टू वर्ब एंड वर्ब टू नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव टू एडवर्ब। ये भी इसकी थर्ड टाइप है, एडजेक्टिव टू एडवर्ब, यानी जो एडजेक्टिव है उसे एडवर्ब में चेंज करना है। अब वो कैसे करना है? एडजेक्टिव्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडवर्ब बाय एडिंग द सुफिक्स ly। सबसे इजी टाइप होगी ना ये तो, कि आपने सिंपली क्या करना है कि आपका जो एडजेक्टिव है उसके एंड पे ly हमेशा सुफिक्स लगाना है। सुफिक्स से हमें पता चला कि एंड पे लगने, लास्ट पे लगना है, और लगाना क्या है? ly। ठीक है, ly ऐड करने से वो उसका एडवर्ब बन जाएगा। जैसे कि क्विक है, मतलब तेज, तो ये जो है एडजेक्टिव है हमारे पास, तो इसके अगर हम सुफिक्स ऐड करें इसमें ly तो बन जाएगा क्विकली। ठीक है, यानी तेजी से, तो वो हमारे पास एडवर्ब है। समझ आ गई इस चीज़ की? अब हम इसकी फोर्थ एंड लास्ट टाइप देखते हैं, इट्स बेस वर्ड विद प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, प्रीफिक्स की भी और सुफिक्स की भी। सुफिक्स होता है ना कि वर्ड के बाद में कोई चीज़ ऐड करना, वो सुफिक्स है। और वही चीज़ अगर वर्ड से पहले ऐड कर दीजिए, कोई चीज़ यहाँ से मुराद है लेटर्स। ठीक है, तो वही नंबर ऑफ लेटर्स अगर वर्ड से पहले ऐड कर दिए जाएं तो वो हमारे पास होंगे प्रीफिक्सेस। इन दिस टाइप अ बेस वर्ड रिमेन्स द सेम। बेस वर्ड या हम रूट वर्ड जैसे कह सकते हैं कि वो तो सेम रहेगा। ठीक है, बट prefixes और suffixes are added to alter its meaning। यानी कभी उसके सुफिक्स ऐड कर दिया, कभी उसमें प्रीफिक्स ऐड कर दिया, उससे क्या होगा? उसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, फिर समझ आएगी इसकी। आप हैप्पी एक एग्जांपल लो। ठीक है, हैप्पी यानी खुश, अगर हम इसमें प्रीफिक्स ऐड करते हैं, यानी प्रीफिक्स पहले कुछ ऐड करना है और ऐड करें UN अन, तो क्या बन जाएगा? अनहैप्पी। ओह, ये तो ना खुश हो गया। फाइन, अब दोबारा उसी हैप्पी को देखें और इसके एंड में अगर हम ऐड कर दें NESS नेस, तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? हैप्पीनेस। फाइन, इसमें एक चीज़ और भी देखिएगा कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अल्ट्रेशन हुई है, वो ये हुई है कि वाई की जगह हमने आई लगाया है। फाइन, तो हमने इसे क्या किया? वो बन गया हैप्पीनेस यानी खुशी। तो ये डिफरेंस हुआ ना कि हमने प्रीफिक्स ऐड किया तो मतलब टोटली डिफरेंट था, जब सुफिक्स ऐड किया तो उसमें मतलब चेंज हो गया। ठीक है, टू एक्सप्रेस द ऑपोजिशन ऑफ द हैप्पीनेस। गॉट इट? यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? अनहैप्पीनेस भी लिखा हुआ है ना, कि अगर जो हमने वो अनहैप्पी बनाया था अगर उसको हम उसमें NESS ऐड करें तो वो अनहैप्पीनेस बन जाएगा, और अगर हम हैप्पी में ही ऐड करें तो वो हमारे पास हैप्पीनेस बन जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की? ओके, ये हमने इसकी टाइप्स पढ़ ली, हमने देख लिया कि वर्ड फैमिलीज क्या होती हैं, हमने उसकी टाइप्स को भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं। भाई, वर्ड फैमिलीज हमें क्या ज़रूरत है कि लफ्ज़ों के ख़ानदान को पढ़ें? ठीक है, हम अपने ख़ानदान को जान लें, इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन अब इसका कोई ना कोई बेनिफिट तो है ना। चलें बताती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट, इंक्रीज्ड वोकेबुलरी। बहुत बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है, आपकी जो वोकेबुलरी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे? By studying word families, we can learn multiple words derived from a single root, expanding our vocabulary exponentially. मतलब एक ही रूट से हम मल्टीपल वर्ड्स को अगर याद कर सकें तो इससे बेहतर वे क्या होगा वोकेबुलरी एक्सपेंशन का। ठीक है, हमने एक ही रूट याद किया, हमने डिक्ट याद किया, उसे डिक्शनरी भी बन गया, डिक्टेटर भी बन गया, डिक्टेटरशिप भी बन गया। ठीक है, तो इतने सारे लफ्ज़ एक से ही अगर याद होंगे तो फ़ायदा तो होगा ना हमें, हमारी वोकेबुलरी तो एक्सपेंड होगी। फाइन, नेक्स्ट इज कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमें उसके कंटेक्स्ट की समझ आ जाएगी। Understanding word families allows us to grasp the meaning of unfamiliar words more easily.
When we encounter a word that belongs to a familiar word family, we can make educated guesses about its meaning based on the shared root. हमने कहा कि उसके कॉन्टेक्स्ट की समझ आ जाती है, कैसे आती है कि वो ये कह रहे हैं कि अनफेमिलियर वर्ड्स को गेस करना जो है वर्ड फैमिलीज के थ्रू ज़्यादा ईजी होता है. फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एक स्टोरी पढ़ रहे हो, उसमें आपने कोई अनफेमिलियर वर्ड देख लिया, आपने देख लिया हैप्पीनेस है, अभी हमने पीछे एग्जांपल देखी ना, हैप्पीनेस लिखा हुआ है, आपको हैप्पीनेस का मतलब नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको हैप्पी जो है उसका पता है, ठीक है, आपने उसकी एक जो है उसे एज अ रूट वर्ड लिया हुआ है और उसके जैसे और काफ़ी सारे आपने याद किए हुए हैं, ठीक है, आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता है कि हैप्पी किस वे में यूज़ होता है, तो आपके लिए इजी होगा हैप्पीनेस का मीनिंग जज करना. समझ आ गई इस चीज़ की. नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? इन्हांस्ड रीडिंग कंप्रीहेंशन. अभी जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है वो इन्हांस हो जाती है. कैसे? रिकॉग्नाइजिंग वर्ड फैमिलीज हेल्प अस कंप्रीहेंड टेक्स्ट मोर इफेक्टिवली. ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं ना हम अपने टेक्स्ट को. व्हेन वी इनकाउंटर अ वर्ड दैट वी आर अनफेमिलियर विद, we can use our knowledge of related words to deduce its meaning within the context of the sentence or message or passage. ठीक है, मतलब ये भी जो पिछली बात थी ना उससे लिंक्ड है कि आपको जो है जिस चीज़ का नहीं पता, जिस वर्ड का नहीं पता, आप उसका अपनी नॉलेज से और आपने वो जो उसका रिलेटेड वर्ड्स हमें आते हैं उनको आप जहन में लाते हुए आप क्या करोगे कि उसका मीनिंग जो है उस कंटेक्स्ट में जज कर लोगे. समझ आ गई इस चीज़ की. फोर्थ क्या बेनिफिट है? इम्प्रूव्ड राइटिंग स्किल्स. आपकी ना सिर्फ रीडिंग स्किल्स, ना सिर्फ वोकेबलरी, बल्कि राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं. कैसे होती हैं? एक्सप्लोरिंग वर्ड फैमिलीज इनेबल्स अस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स विद ग्रेटर प्रिसीजन. We can choose the most appropriate word from a word family to convey the exact meaning we intend, enhancing the clarity and impact of our writing. मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है कि वर्ड फैमिलीज का अगर हमें पता होना तो हम ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं. कैसे? हमें अगर फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे वर्ड्स हैं उसमें से अगर हैप्पी की ही बात कर लें, ठीक है, हमने लिखना था कि इस बात की बहुत खुशी है, हम लिख देते हैं वहाँ पे हैप्पी, लेकिन अगर हम हैप्पीनेस लिखें तो ज़्यादा सूटेबल है ना वहाँ पे, ठीक है. तो इस वे में अगर हमें वर्ड फैमिलीज का पता होगा तो हम ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे, जिससे एक तो हमारी जो राइटिंग है उसमें क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी इंक्रीज होगी, और दूसरा उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. फाइन, गॉट इट. ये थे हमारे पास इसके बेनिफिट्स. उसके बाद आगे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर एक्सप्लोरिंग वर्ड फैमिलीज. मतलब अब हमने उन्हें किस तरह से वर्ड फैमिलीज को एक्सप्लोर करना है, आप कुछ स्ट्रेटजीज भी तो देख लेना, ठीक है. अब स्ट्रेटजीज क्या है? रीडिंग वाइडली. आपको पता है ये जो वोकेबलरी एक्सपेंशन में मैंने अब तक के ये 4th लेक्चर है, पिछले 3 लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया है, इस चीज़ को बहुत एम्फोसाइज़ किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना चाहिए. रीड करने से ही आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हो, ठीक है. Reading a variety of books, articles, and texts exposes us to a wide range of vocabulary, including word families. Pay attention to the words you encounter and identify their connections to other words within the same family. यानी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए. उससे क्या होगा कि आप डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, स्टोरीज पढ़ोगे, टेक्स्ट पढ़ोगे, तो उससे आपको नए नए लफ्ज़ देखने को मिलेंगे. और वो आप अगर कोई भी लफ्ज़ देखते हो, कोई न्यू वर्ड देखते हो, तो आपने जो पहले वर्ड फैमिली एक याद की हुई है, आप उसके साथ उसका एक कनेक्शन बिल्ड करो कि उसका क्या कनेक्शन है. आया वो उसमें पॉजिटिव एक मीनिंग दे रहा है या नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, किस सेंस में यूज़ हो सकता है ये, तो आपको ये इस तरह पता चल जाएगा. नेक्स्ट है क्रिएटिंग वर्ड चार्ट्स. आपको वर्ड चार्ट्स क्रिएट करने चाहिए, ठीक है. Word charts means visual aids such as word charts or mind maps can help organize and visualize word families. Start with a root word and branch out, adding related words with their respective prefixes, suffixes, and different forms. आप इस जो वीडियो मैंने इसका टाइटल जो है, टाइटल के अलावा सॉरी इसका जो थंबनेल है उसको अगर देखें तो वहाँ पे मैंने एक चार्ट ड्रा किया हुआ है. उसी को कहते हैं माइंड मैप कह सकते हैं या वर्ड्स चार्ट्स कह सकते हैं. तो आपने इस तरह का एक चार्ट बनाना है. टॉप पे आपने क्या करना है कि आपने रूट वर्ड लिखना है और बाकी जो उसमें से ड्रा हो रहे हैं आपने डिफरेंट ब्रांचेस बनाते जाना है सॉरी, और इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो ऐड करते जाना है, जिससे आप एक अच्छे वे में इस चीज़ को प्रैक्टिलाइज कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है वोकेबलरी गेम्स एंड एक्टिविटीज़. डिफरेंट वोकेबलरी गेम्स और एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू आप अपनी ये जो वर्ड फैमिलीज़ है इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, इसे अच्छे से लर्न कर सकते हो. Engaging in interactive vocabulary games and activities such as word puzzles,
crossword puzzles or word association exercises can be both fun and effective for exploring word families. यानी आप वर्ड पजल्स होती हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स होती हैं, वर्ड एसोसिएशन एक्सरसाइजेज होती हैं, तो ये वाली जो होती है ना, ये करने से आपको क्या होता है, एक तो ये बहुत फन भी होता है, आप लाइक आपको ये लगता है आप गेम खेल रहे हो, और दूसरा आपकी जो वोकेबलरी है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो इन्हांस हो रही होती है, और इसके थ्रू आप क्या होता है कि नए नए वर्ड्स को, नई वर्ड फैमिलीज को एक्सप्लोर कर पाते हो, ठीक है। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप कुछ प्ले स्टोर से गेम्स कर लें, जो वर्ड पज़ल या क्रॉसवर्ड पज़ल के नेम से या वर्ड एसोसिएशन एक्सरसाइज के नेम से, और उसे रोज़ थोड़े टाइम जब आपको फ्री टाइम मिले, स्पेयर टाइम में आप उसमें थोड़ा सा वो देर वो गेम खेल लो, ठीक है। फ़ायदा का फ़ायदा और फ़न का फ़न। ओके, फॉर दिस रेगुलर वर्ड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 एज मच एज यू कैन, मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी भी हम सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ सुनने से नहीं सब लर्न कर पाते, ठीक है, बल्कि लर्न कर सकते ही नहीं है सिर्फ सुनने या जो है वो पढ़ने से। हमें जब तक हम उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको इतनी जो है स्ट्रगल करने की, अगर आपने उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करना तो, ठीक है। सेट असाइड डेडिकेटेड time to practice using word families. Write sentences that incorporate multiple words from the same family, ensuring you understand their nuances and usage. यानी आपको क्या करना चाहिए, आपको रोज़ ना थोड़ा टाइम डेडिकेट करना चाहिए। आप 10 मिनट कर लो, आप 20 मिनट कर लो, हाफ आवर कर लो, इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना स्पेयर टाइम है। तो आप उसमें क्या करो कि आप वर्ड फैमिलीज पे अपना वर्क करो, ठीक है। आप डिफरेंट सेंटेंसेस लिखो, ठीक है, और ट्राई करो कि एक ही सेंटेंस में जो एक वर्ड फैमिली है उसके 4 से 5 लफ्ज़ यूज़ हों, या उससे भी ज़्यादा, जितने मर्जी हो जाए ना, ठीक है। तो आप फिर उसका देखो कि क्या ये किस कंटेक्स्ट में हर लफ्ज़ यूज़ हुआ है, उसका क्या मीनिंग था, उसका क्या मकसद था, वो ही क्यों यूज़ हुआ है, उसकी जगह दूसरा क्यों नहीं यूज़ हुआ। तो इस तरह आप सिंपल सेंटेंसेस से इन चीज़ को जज कर सकते हो। फाइन, ये थी हमारे पास प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज। अब मैंने सोचा कि कुछ एग्जाम्पल्स भी शेयर कर दें आपके साथ, ठीक है। चलें देखते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल जो है, उसमें जो रूट वर्ड है हमारा वो है एक्ट, ठीक है। दिस रूट वर्ड रेफर्स टू एक्शन और डूइंग समथिंग। आपने क्या करना है, मैंने वो जो मैप बनाया हुआ है ना इस पे थंबनेल पे, उसमें क्या करना है, जहाँ पे वो रूट वर्ड लिखा हुआ है ना डिक्ट, उसके साथ ही आपने ये उसी बॉक्स के अंदर आपने इस वर्ड का मेन जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग लिख देना। जैसे एक्ट का मतलब है रेफर्स टू एक्शन और डूइंग समथिंग, मतलब कुछ भी करना या किसी एक्शन को ये रेफर करता है। जैसे कि इसके रिलेटेड वर्ड हमारे पास आ जाते हैं। एक्ट का एक एक्टिव होता है, एक होता है एक्शन, एक्टिव, एक्टर, रिएक्ट एंड एक्टिविटी। समझ आई, ये सारे इसी के रिलेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं और डिफरेंट वे में यूज होते हैं। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास है बायो। दिस रूट वर्ड पर्टेन्स टू लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो, बायो ये जिंदा जो है उसको शो करती है, ज़िंदगी को शो करती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शो करती है, हमारी लाइफ को शो करती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसमें रिलेटेड वर्ड्स की अगर हम देखें तो वो हमारे पास आ जाती है बायोलॉजी, बायोडिग्रेडेबल, बायोग्राफी, बायोफ्यूल एंड बायोस्फीयर। ये सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड सेम है लेकिन ये सब डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास है साइकिल। साइकिल का हमारे पास जो मीनिंग है, दिस रूट वर्ड सिग्निफाइज अ सर्कुलर और रिपीटिंग पैटर्न। दो चीज़ें होंगी, या तो किसी सर्कुलर चीज़ की बात हो रही है जो गोल गोल घूम रहा है, या फिर रिपीटिंग पैटर्न कि एक ही चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, खुद को बार बार दोहरा रही है उस पैटर्न को, उसे हम साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अगर इसके हम एग्जांपल्स देखें या इसके रिलेटेड वर्ड्स देखें तो इसमें आ जाता है बाईसाइकिल, साइक्लोन, रिसाइकल और साइक्लिक। समझ आई। चलें और एग्जांपल्स हैं, इसमें हमारे पास है पोर्ट। पोर्ट का हमारे पास मतलब होता है दिस रूट वर्ड रिलेट्स टू कैरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ये जो आने जाने का ये अमल होता है ना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना और ये वो सारी चीज़ें, ये उस वे में आ जाता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उसमें ट्रांसपोर्ट, पोर्टेबल, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ ग्राफ। ग्राफ का हमारे पास रेफर्स टू राइटिंग और रिकॉर्डिंग, कुछ भी लिखना या रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड तैयार करना, इसको कहते हैं ग्राफ। जैसे इसके रिलेटेड वर्ड्स हमारे पास हैं ग्राफिक, ऑटोबायोग्राफी, फोटोग्राफ एंड टेलीग्राफ। समझ आई। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्ट।
स्ट्रक्ट का हमारे पास डिनोट करता है समथिंग बिल्ट और ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी चीज़ बनाई जा रही है या बन गई है या ऑर्गेनाइज की गई है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्ट, ठीक है। तो इसके हमारे पास रिलेटेड वर्ड्स हैं स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं हम। या जेक्ट, ठीक है। जेक्ट का मतलब होता है थ्रोइंग और प्रोजेक्टिंग, मतलब कुछ फेंकना या किसी पे प्रोजेक्ट करना, उसे कहते हैं जेक्ट। इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं इजेक्ट, इंजेक्ट, प्रोजेक्ट, रिजेक्ट एंड ट्राजेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्राइब। स्क्राइब अ वर्ड सिग्निफाइज राइटिंग और रिकॉर्डिंग, मतलब इसका भी मतलब हमारे पास क्या होता है, राइट लिखना या फिर रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड तैयार करना। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं डिस्क्राइब, इंस्क्राइब, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट और जैसे हम कहते हैं सब्सक्राइब, ठीक है, ये इसमें आ गया। उसके बाद हमारे पास है मोर्फ। मोर्फ का मतलब है इंडिकेट्स अ चेंज इन फॉर्म और शेप, किसी की जो हालत है, उसकी जो शक्ल है, उसकी जो शेप है, उसमें चेंज होना, उसको कहते हैं मॉर्फ, ठीक है। तो इसमें मॉर्फिंग है, मॉर्फोलॉजिकल है, मेटामॉर्फोसिस है, अमorphous है, ठीक है। ये सारी इसकी एग्जांपल्स होंगी। ये 9 मैंने यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल शेयर किए हैं। आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कम से कम आज के लिए आपका टास्क ये है कि ये जो 9 एग्जांपल मैंने शेयर किए, मैंने आपको रूट वर्ड का मतलब बताया, मैंने बाकी उसके जो रिलेटेड वर्ड्स थे मैंने उनका मतलब नहीं बनाया। तो आपने ये करना है कि जैसे मैंने माइंड मैप वहाँ पे बनाया हुआ है थंबनेल पे, आपने उसे देखना है और उसके हिसाब से ये वर्ड्स जितने भी हैं आपने इस तरह से उसकी रूट वर्ड लिखना है, फिर उसके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो उसमें से ब्रांचेस निकाल के लिखने हैं और फिर साथ इन सब का मीनिंग भी लिखना है, ठीक है। ताकि एटलीस्ट आपको आज के दिन ये 9 जो फैमिलीज़ हैं ये प्रिपेयर हो जाएं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। बिलीव मी, ये हम बहुत जगह पे बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस कंप्लीट लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कुछ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक यू।